देखो, टीडीएस रिक्वायरमेंट है ना, टीडीएस कब डिडक्ट करना पड़ता है, टीडीएस का जो कॉन्सेप्ट है वो तो पता है ना, कि जब पेयर पे को इनकम पे कर रहा है, ठीक है, तभी वो उस इनकम में से टैक्स का पोर्शन क्या कर लेता है, डिडक्ट कर लेता है, और किसको पे कर देता है, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो कब डिडक्ट करना पड़ता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट या एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द अकाउंट ऑफ पे। जब आप उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो, पे नहीं कर रहे हो, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का आप एंट्री कर रहे हो मान लो, ठीक है, तो आप जब उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो कि इसको हमको पे करना है, अभी हम नहीं कर रहे हैं पे, बाद में करेंगे, तब भी आपको क्या करना है, टीडीएस काट लेना है। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, पर कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां पर सिर्फ पेमेंट बेसिस पर ही क्या करना है, टीडीएस काटना है, जैसे कि सैलरी पर, ईपीएफ पेमेंट पर, डिविडेंड पर, विनिंग पर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मेच्योरिटी पर, ठीक है, कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, और कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। एक लिमिट अभी पढ़ेंगे अपन, एक लिमिट है उसके ऊपर अगर आप कैश विड्रॉल करते हो तो टीडीएस काटता है बैंक। ठीक है, नहीं लगता है ना, वो केसेस है उसमें कि कब लगेगा, वो अपन देख लेंगे सेक्शन के अंदर। ठीक है, वैसे तो नहीं लगता। All TDS rates are fixed at 1%, 2%, 5%, 10%, etc. हर सेक्शन का रेट अपन को दिया होगा। ठीक है, बट इफ पेमेंट मेड टू एनआर या फिर फॉरेन कंपनी और पेमेंट ऑफ सैलरी अगर आप दे रहे हो, तो आपको सरचार्ज और एचईसी को भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी केस में जो रेट है सिर्फ उतना ही, एचईसी वगैरह नहीं लगाना है। ठीक है, चलो अब देखो, जब पेयर टीडीएस काटता है पे का, तो पे को अपना पैन बताना पड़ता है, आपको आपका पैन फर्निश करना पड़ेगा टू द पेयर, क्योंकि वो जब टीडीएस डिडक्ट करेगा बेटा और वो टैक्स पे करेगा, तो जो फॉर्म वो भरेगा गवर्नमेंट को टीडीएस का, उसमें वो पे का क्या भरेगा, पैन नंबर भरेगा। गवर्नमेंट को ऐसे पता चलेगा कि किसका टीडीएस काटा है, पैन से सारा सॉफ्टवेयर लिंक्ड है। ठीक है, मेरा इनकम पे अगर कोई टीडीएस कटा है और मुझे भी नहीं पता कि टीडीएस कट के मुझे इनकम मिली है, सही में होता है, डिविडेंड मिला मुझे, उसमें टीडीएस कट के मुझे मिला, मुझे थोड़ी पता है कि उसमें टीडीएस कटा है। जब मैं अपना लॉग इन करती हूँ इनकम टैक्स पोर्टल में, ठीक है, तो उसमें वो इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट शो करता है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, उसमें वो पूरी डिटेल्स शो कर देता है कि मेरा टीडीएस इतना इतना डिडक्ट किया है इस पर्सन ने। वो कैसे पता चलता है, क्योंकि मेरा पैन सबमिटेड है। ठीक है, किसके पास, पेयर के पास। अगर मैं अपना पैन सबमिट ना करूं तो भी वो टीडीएस तो काटेगा ही, क्योंकि टीडीएस काटने की लाइबिलिटी उसके ऊपर है। ठीक है, वो टैक्स का कंप्लायंस करेगा ही करेगा, पर वो कितने रेट से काटेगा देखो। इफ द पे डज नॉट फर्निश हिज पैन टू द पेयर, the TDS rate shall be rate as per specified section, respective section, or 20% विच एवर इज हायर। मतलब यहाँ पर बोल दिया गवर्नमेंट ने कि हायर रेट से टीडीएस कट जाएगा अगर आपने पैन नहीं दिया तो। ठीक है, और अभी अपन 194 क्यू पढ़ेंगे, उसमें 5% लेंगे इंस्टेड ऑफ 20%। ठीक है, ये क्लियर है, ये अपन 4 पॉइंट्स में जनरल बातें ही कर रहे हैं टीडीएस की, फिर अपन एक एक सेक्शन पढ़ना चालू करेंगे। इसके बाद, इफ द पेमेंट इज मेड बाय पेयर विदाउट टीडीएस, then payee shall be responsible to make payment of tax directly। किसी ने मुझे पैसे पे किए, उसको टीडीएस काटना चाहिए था, उसने टीडीएस नहीं काटा, तो अब मैं थोड़ी ना गवर्नमेंट को ये बोल दूंगी कि मैं टैक्स नहीं दे रही, उसने क्यों नहीं काटा टीडीएस, टैक्स तो मुझे ही देना है ना, मैंने इनकम कमाई है तो वो तो मुझे पे करना पड़ेगा ही। ठीक है,
However, if the tax has been deducted by the payer, उसने TDS काट लिया है, but not deposited with government, then pay cannot be called upon to pay that much tax. ना तो फिर गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी? पेयर को, कि तुमने TDS काटा था, तुम जमा करो. ठीक है, समझ गए क्या इतनी बातें? चलो, अब पहला सेक्शन है 192. यहाँ पर ना ये टेबल मैंने कॉपी किया है मॉड्यूल से ही, मॉड्यूल में भी दिया हुआ है. ठीक है, वो लास्ट में चैप्टर की पूरी समरी दी होती है ना उसमें. ठीक है, तो यहाँ पर आगे के नोट्स में मैं हेडिंग्स चलवा दूंगी, यहाँ पर हेडिंग्स नहीं प्रिंट हो पाई हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि ये पॉइंट्स किस किस के हैं. ठीक है, ये तो सेक्शन नंबर है पहला वाला. फिर ये जो है, ये है नेचर ऑफ पेमेंट, है ना. ये लिमिट है फॉर डिडक्शन, कि इस लिमिट के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? TDS काटना पड़ेगा. फिर पेयर कौन होगा? पेई कौन होगा? रेट ऑफ डिडक्शन क्या होगा? और टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा? ठीक है, देखिए, देखो, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? सैलरी. TDS कट रहा है किस पर? सैलरी पर. इसमें लिमिट क्या है? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, पता है अपन को, है ना. बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर अगर सैलरी इनकम जा रही है एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉयर उस पर TDS काटेगा. ठीक है, दिस इज टेकन केयर ऑफ इन कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ. यहाँ पर देखो, रेट यहाँ पर मेंशन नहीं है. ठीक है, सैलरी पर जो TDS कटता है वो एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स पे कटता है. और एवरेज रेट कैसे निकालते होंगे आप? पूरे साल की, क्योंकि स्लैब रेट लगता है ना, पूरे साल की आप इनकम कैलकुलेट कर लेते हो एस्टिमेट बेसिस पर. उस पर आप नॉर्मल स्लैब रेट लगाकर क्या करते हो? टैक्स निकालते हो. अगर डिफॉल्ट स्कीम लगा रहे हो तो डिफॉल्ट स्कीम से, नॉर्मल स्कीम लगा रहे हो तो नॉर्मल स्कीम से टैक्स निकाल लेते हो विथ HEC एंड सरचार्ज. ठीक है, और फिर उस टैक्स को डिवाइड कर देते हो विथ योर इनकम. ठीक है, तो आपका क्या आ जाता है? एवरेज रेट आ जाता है. समझ में आया? और उस वो एवरेज रेट से फिर आप हर महीने क्या करते जाते हो? TDS काटते जाते हो. समझ गए क्या? हाँ. कौन पेयर है यहाँ पर? एनी पर्सन. कौन डिडक्ट करेगा टैक्स? ठीक है, डिडक्टर कौन है? एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी. और पे कौन है यहाँ पे? इंडिविजुअल एम्प्लॉय. TDS कब कटेगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंड नॉट एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग. ठीक है, चलो, पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है. सेकेंड पॉइंट से पढ़ो एडिशनल पॉइंट में. if employee intend to opt out of the default taxation, है ना, और वो सबमिट करता है डिक्लेरेशन टू एम्प्लॉयर, देन एम्प्लॉयर शैल डिडक्ट TDS एज पर नॉर्मल रेट्स. नहीं तो 115 BAC लगाकर ही क्या होगा? कैलकुलेट हो जाएंगे. इसमें वो बोल रहा है कि आप पे कर रहे हो जब, और आप जब ड्यू की एंट्री कर रहे हो. जैसे कि मैंने अगर सैलरी की बात करी, ठीक है, तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी जब आप कर रहे हो, यहाँ पर आप पे नहीं कर रहे हो, सैलरी ड्यू हो गई है बट नॉट पेड, तब भी आप TDS का क्या कर लोगे? काट लोगे. बट सैलरी पर ये नहीं लगता है.
सैलरी पे वो बोल रहा है कि सिर्फ पेमेंट के टाइम पर ही क्या होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा। मतलब जब ये ड्यू की एंट्री कर रहे हो, ड्यू कर रहे हो, पे नहीं कर रहे हो, तब आप टीडीएस नहीं काटोगे। सैलरी में और इन सब में, इनके अलावा बाकी सब में पेड और ड्यू विच एवर इज अर्लियर, पर टीडीएस क्या कर लेंगे, काट लेंगे। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट पढ़ो। अब मेरी और भी कोई कोई इनकम है, ठीक है, या मान लो हाउस प्रॉपर्टी का मेरे को लॉस है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, लोन पे करती हूँ मैं, इंटरेस्ट पे करती हूँ, ठीक है, तो मैं वो डिटेल्स भी किसको बता दूंगी, अपने एम्प्लॉयर को बता दूंगी, और वो डिटेल्स को भी कंसिडर एम्प्लॉयर कर लेगा while कैलकुलेटिंग एवरेज रेट। ठीक है, तो एम्प्लॉयर शैल कंसिडर डिटेल्स ऑफ अदर इनकम्स एंड डिडक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयर of employee if furnished by employee. Employee has to submit evidence for such deductions, exemptions or losses. ठीक है, मेरे को एटीसी का डिडक्शन लेना है या मुझे का एग्जेम्पशन लेना है, ये सब का मैं एविडेंस दे दूंगी अपने एम्प्लॉयर को, ताकि वो कैलकुलेट जब करे टीडीएस का रेट, तो ये सब क्या कर ले, कंसिडर कर ले। ठीक है, लॉसेस में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ही एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा, और बाकी दूसरे लॉसेस जो मैं बता रही हूँ उसको कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखो। अब यहाँ पे नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स जो है, उस पर एम्प्लॉयर चाहे तो क्या कर सकता है, मेरा टैक्स भर सकता है अपनी जेब से, ऑन माय बिहाफ। ठीक है, यहाँ पर उसको उसका डिडक्शन नहीं मिलता एम्प्लॉयर को। ठीक है ना, और मेरे हाथ में ये एग्जेम्प्ट होता है, अपन ने पढ़ा था, एग्जेम्प्ट होता है एम्प्लॉय के हाथ में, ये मेरे हाथ में टैक्सेबल इनकम नहीं है, नहीं तो फिर वो टैक्स के ऊपर टैक्स लगने लगेगा, पढ़ा था ना। ठीक है, तो जो भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है अपने जेब से, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स वो पे कर दे रहा है, उसको भी मेरे हाथ में मतलब एम्प्लॉय के हाथ में क्या मान लिया जाएगा, टीडीएस मान लिया जाएगा, और उस टीडीएस का मैं क्रेडिट ले पाऊंगी जब मैं अपना रिटर्न भरूंगी, जब मैं अपना टैक्स कैलकुलेट करूंगी रेगुलर असेसमेंट में। समझ में आया? ठीक है, so if employer bears the tax on non-monetary purchases, then this need not be deducted from the salary of employee. सैलरी से डिडक्ट नहीं करना है इसको, ठीक है, नॉर्मल सैलरी कैलकुलेट करनी है। अमाउंट बॉर्न shall not be allowed to employer, एम्प्लॉयर को अलाउ नहीं होता, and the same will be exempted in the hands of employee. Also, tax or bond will be treated as TDS in hands of employee, and credit of the same will be availed by employee. ठीक है, हाँ, मतलब उसको पे भी नहीं करना पड़ रहा है और उसको क्रेडिट भी मिल जा रहा है। ठीक है, where the employee has worked with more than one employer during the year and employee change the job during the year, he may furnish the detail of his salary or TDS deducted by one employer to other. ठीक है, ताकि वो पूरा जो एवरेज रेट निकले उसमें दोनों की सैलरीज क्या हो जाए, कंसिडर हो जाए। ठीक है, अच्छा, फर्म सैलरी पे करता है पार्टनर को, उसमें 192 नहीं लगता है, क्यों? क्यों, पीजीबीपी की इनकम है, यहाँ तो सैलरी की इनकम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर है? हाँ, चलो नेक्स्ट सेक्शन, हेडिंग्स वही रहेंगी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है हमको। सेक्शन, फिर उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट है ना, लिमिट जिसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, पेयर, पेई, रेट और टाइम ऑफ डिडक्शन। देखिए 192A, प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। अपन ने पढ़ा भी है प्रोविडेंट फंड, अभी एकदम रिसेंट में एग्जेम्प्ट होता है इसका विड्रॉल कब,
मैच्योरिटी कब होती है? हाँ, बट रिटायरमेंट के टाइम अगर आप विड्रॉ करते हो तो एग्जेम्पशन मिलता है, ठीक है। और अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल करते हो तो आपके हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? तो अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉल कर रहे हो, ठीक है, और पेमेंट जो भी आप निकाल रहे हो वो मोर देन 50,000 या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो जो पे कर रहा है, जो ट्रस्टी है उस प्रोविडेंट फंड का, आपका एक अकाउंट मेंटेन्ड है उस ट्रस्टी के पास, आप विड्रॉ कर रहे हो तो वो आपको दे रहा है, जैसे आपका बैंक के पास अकाउंट मेंटेन होता है तो बैंक आपको पे करता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? टीडीएस काटेगा। पे कौन है यहाँ पे? इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ठीक है। कितना? 10% प्री मेच्योर टैक्सेबल विड्रॉल पर क्या लग जाएगा? टीडीएस, ठीक है। और कब कटेगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है। देखो ये एडिशनल पॉइंट्स में वही सेम चीजें लिखी हुई हैं। At the time of payment, no need to deduct TDS if aggregate amount of payment is less than, ठीक है, क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट 193 क्या बोलता है ये? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में 3 पार्ट्स किए हैं, मोर देन 10,000, मोर देन 5,000 और नो थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है। एक एक करके देखो। कब टीडीएस काटना है? जब इंटरेस्ट मोर देन 10,000 है इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन 8% सेविंग बॉन्ड्स या फिर 7.75% सेविंग बॉन्ड्स, ठीक है। ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं बेटा। 5 इंटरेस्ट टीडीएस कब काटना है? अगर इंटरेस्ट 5,000 से ज्यादा है इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन debentures issued by a company in which public are substantially interested, मतलब public company paid or credited to an individual resident individual, ठीक है। डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे हो रहा है, कंपनी पे कर रही है, किसको पे कर रही है? रेसिडेंट इंडिविजुअल को या एचयूएफ को, बाय एन अकाउंट पे चेक। और इसके अलावा कोई भी अदर केस है, हम पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ओनली, सेविंग वगैरह का अलग आएगा सेक्शन, ठीक है। बाकी सारे केसेस में नो थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब इंटरेस्ट पे किया तो टीडीएस काटना है, ठीक है। कौन काटेगा? एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जो भी पे कर रहा है, किसको? एनी रेसिडेंट को। कितने रेट से काटेगा? 10%, ठीक है। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज, ठीक है। मतलब जब आप इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हो और पे कर रहे हो विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। नीचे देखो, नो टीडीएस इफ इंटरेस्ट इज पेड, ये पहला पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया। डिबेंचर्स, अगर डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट 5,000 से कम है तो टीडीएस नहीं काटना है, ठीक है। फिर एलआईसी, जीआईसी और अदर इंश्योरर को अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे कंपनी में एलआईसी ने डिबेंचर्स देके रखे हैं, तो कंपनी एलआईसी को इंटरेस्ट पे कर रही है ना बेटा, तो वो टीडीएस नहीं काटेगी, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 54 ईसी, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स issued by Power Finance Corporation Limited और Indian Railway Finance Corporation Limited, इन बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट पे होता है उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर भी टीडीएस नहीं कटेगा, एक्सेप्ट ये जो दो ऊपर पड़े अपन ने 8% और 7.75, ठीक है।
इन पर टीडीएस कटता है। इसके अलावा एक्चुअली यूजुअली जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं उसका रेट होता है मैक्सिमम 7%। ये स्पेशल बॉन्ड्स है दो जिनका रेट ज्यादा है। इन पर जो टीडीएस मिल रहा है 10,000 से ज्यादा अगर मिल रहा है तो टीडीएस काटना है, वरना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें टीडीएस नहीं काटना है। ठीक है, समझ गए हो क्या? अच्छा, टीडीएस पढ़ तो लेंगे, सिंपल है, अभी तक समझ में आ गया होगा कैसा पैटर्न चल रहा है ना? बस ऐसे ही चलेगा पूरे चैप्टर में। ठीक है, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि हर चीज का रेट अलग है। ठीक है, तो भूल जाओ नहीं। हाँ, सारा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कवर हो गया। नहीं, नो थ्रेशोल्ड लिमिट इन एनी अदर केस बोल रहा है ना बेटा। कंफ्यूजन क्या है? अगर 8% बॉन्ड्स है मान लो, उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, इंटरेस्ट पर टीडीएस कब कटेगा? जब 10,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट होगा। अगर मुझे 9,000 इंटरेस्ट मिल रहा है तो टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, डिबेंचर्स फ्रॉम पब्लिक कंपनी भी अगर मुझे मिल रहा है, अकाउंट पे चेक से मिल रहा है, इंडिविजुअल हूं मैं, 5,000 से ज्यादा मिल रहा है तो ही टीडीएस कटेगा, वरना नहीं कटेगा। समझ में आया? बट इसके अलावा कोई और सिक्योरिटी की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो फिर मुझे कितना भी मिल रहा हो वो टीडीएस कट कर ही मिलेगा 10%। समझ गए? चलो नेक्स्ट सेक्शन 194, डिविडेंड पर, इंक्लूडिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स ना। अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट अगर 5,000 है इन फाइनेंशियल ईयर, in case of dividend paid or credited to an individual shareholder, ये 5,000 की लिमिट अगेन इंडिविजुअल शेयर होल्डर के लिए है बेटा। ठीक है, बाय एनी मोड अदर देन कैश, और बाकी सबके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल को अगर डिविडेंड मिल रहा है, 5,000 से ज्यादा मिल रहा है एक अमाउंट या इन एग्रीगेट, तो टीडीएस काटना है। बट अगर इंडिविजुअल के अलावा किसी और पर्सन को डिविडेंड मिल रहा है तो वो कितना भी मिल रहा हो, 5,000 नहीं देखना है हमको, कितना भी मिल रहा हो टीडीएस काटना है। समझ गए? ठीक है, कौन जो पे कर रहा है डिविडेंड? डोमेस्टिक कंपनी है ना। किसको पे कर रही है? रेसिडेंट शेयर होल्डर को। कितने परसेंट से टीडीएस काटेगी? 10% से, है ना। बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट बाय एनी मोड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिविडेंड और बिफोर मेकिंग द एनी डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब पेमेंट के टाइम, क्लियर है? पेमेंट के पहले कैश में पेमेंट होगी तो ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा, मतलब 5,000 नहीं देखेंगे, फिर वो एनी अदर केस में आ जाएगा। ठीक है, देखो ना, if no TDS if payment made to individual by any mode other than cash and payment is up to 5,000। अगर कैश में पेमेंट हो रही तो फिर 5,000 नहीं देखेंगे, फिर 100 रुपए भी दे रहे हो तो टीडीएस काटना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तुम 100 रुपए भी दे रहे हो, टीडीएस काट रहे हो, तो तुम इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे रहे हो ना कि इस पर्सन ने 100 रुपए कमाए, कि वहां से गवर्नमेंट पैसे ट्रैक कर लेगी तुम्हारी इनकम। ठीक है, चल थर्ड पॉइंट पढ़ो इसका। LIC, GIC और अदर इंश्योरर को जो डिविडेंड पे होगा उस पर टीडीएस नहीं कटेगा।
हाँ, अगर उन्होंने खुद ही शेयर ओन किए हुए हैं या फिर वो बेनिफिशियल ओनर, ठीक है। अब ये आ गया इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मतलब वही डिपॉजिट्स पर, ठीक है, सेविंग्स पर। देखो थ्रेशोल्ड लिमिट देखो, अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट more than 40,000 in financial year in case interest credited or paid by। अगर ये 1 2 3 लोग आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा है, तो फिर ये लोग क्या करेंगे, टीडीएस काटेंगे। समझ में आया? ठीक है। तो कौन लोग हैं ये? बैंकिंग कंपनी पे कर रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन बैंकिंग बिजनेस कर रहा है, या फिर पोस्ट ऑफिस कर रहा है ऑन एनी डिपॉजिट अंडर अ नोटिफाइड स्कीम। ठीक है, क्लियर है? अगर ये 3 लोग आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और 40,000 से ज्यादा पे कर रहे हैं पूरे साल में मिलाकर, तो वो टीडीएस कट करेंगे। ठीक है। अगर सीनियर सिटीजन है तो 40,000 की जगह लिमिट हो जाएगी 50,000। क्लियर? और इन तीनों के अलावा कोई और पे कर रहा है आपको, तो लिमिट कितनी है, 5,000 इन फाइनेंशियल ईयर इन एनी अदर केस। समझ में आया? देखो अब कौन डिडक्ट करेगा टीडीएस, सेकंड थर्ड कॉलम में देखो, any person other than an individual, other than an individual or HUF whose total sales or gross receipt or turnover from business or profession do not exceed 1 crore in case of business and 50 lakhs in case of profession during the immediate preceding financial year। मतलब ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इनके ऊपर टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली है। इनको छोड़कर बाकी सब लोग अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो टीडीएस काटेंगे। आया समझ में? अगर इंडिविजुअल एचयूएफपी है जो 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है जिनका, वो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो भी काटेंगे। ठीक है, सिर्फ इसको एक्सक्लूड किया गया क्योंकि ये छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं, तो टीडीएस के कंप्लायंसेस की जिम्मेदारी गवर्नमेंट इनको नहीं देना चाहती। ठीक है, क्लियर है कृष्णकांत? इसके बाद किसको पे हो रहा है, एनी रेसिडेंट को। देखो हर जगह रेसिडेंट है, अभी अपन ने वो फॉरेनर्स वाला तो पढ़ा ही नहीं है। कितने रेट से, 10%, है ना। at the time of credit of such income to the pay account of the pay or at the time of the payment whichever is earlier। ठीक है, चलो अब नीचे वाले पॉइंट्स पढ़ते हैं अपन। नो टीडीएस इन फॉलोइंग केसेस। देखो, इंटरेस्ट बाय बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस ऑन टाइम डिपॉजिट अप टू 40,000, ये तो पढ़ लिया अपन ने ऊपर ही। सीनियर सिटीजन होगा तो 50,000। इंटरेस्ट बाय एनी अदर पर्सन 5,000 तक टीडीएस नहीं काटना है। अच्छा, अब देखो थर्ड पॉइंट, नो टीडीएस इन फॉलोइंग केसेस, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट पर कितना भी इंटरेस्ट हो टीडीएस नहीं कटेगा। फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, टीडीएस नहीं कटेगा। इनकम टैक्स रिफंड जो आता है आपको, ठीक है, उस पर जो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे करती है उस पर भी टीडीएस नहीं कटेगा। फिर इंटरेस्ट टू बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एलआईसी, इंश्योरेंस कंपनी, यूटीआई, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ठीक है ना। इन पर भी क्या होगा, इनको भी अगर टीडीएस, इनको इंटरेस्ट मिल रहा है
ठीक है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, एनबीएफसी कवर नहीं हुआ है। इंटरेस्ट बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन कोऑपरेटिव बैंक टू अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी किसको इंटरेस्ट पे कर रही है? दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और टू एनी ऑफ इट्स मेंबर्स, तो वो टीडीएस नहीं काटेंगे। इंटरेस्ट बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बीइंग बैंक टू अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर यहाँ तक? 9th पॉइंट देखो, interest on deposit with a primary agriculture cooperative society on a credit society, sorry, agriculture credit society and primary credit society or cooperative land mortgage bank or cooperative land development bank। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्रेडिट सोसाइटी पे कर रही है ऑन डिपॉजिट्स, तो वो टीडीएस नहीं काटेगी। ठीक है, पर बेटा प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, ठीक है, जो कि डिपॉजिट्स लेती हैं, मतलब बैंक्स, छोटे बैंक्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये क्रेडिट्स डिपॉजिट्स ले लेते हैं, ठीक है, और फिर ये एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए छोटे अमाउंट के क्रेडिट्स प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। इन केस ऑफ पॉइंट 8 एंड 9 कर लो उसको, 8 to 10 नहीं है वो। पढ़ो ये नोट वाला पॉइंट क्या बोलता है। क्या बोला? तो, हाँ ठीक है, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट, जीआर मतलब ग्रॉस रिसिप्ट। ठीक है, अगर ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर लास्ट ईयर का मोर देन 50 करोड़ था और जो इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं वो 40,000 और सीनियर सिटीजन केस में 50,000 से ज्यादा है, तो ही वो टीडीएस काटेगा। ठीक है, 10th पॉइंट देखो, interest credited on the compensation amount awarded by motor accident claim tribunal, इस पर टीडीएस नहीं कटे। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड। ये 10th पॉइंट इंटरेस्ट क्रेडिटेड है ऑन द कंपनसेशन अमाउंट अवॉर्डेड। एक मिनट, दोनों में डिफरेंस होगा कुछ। हाँ, वो क्रेडिट और पेमेंट वाला डिफरेंस है बस। ठीक है, क्रेडिट कर रहे हो तब तो टीडीएस डिडक्ट करना ही नहीं है, और पे भी कर रहे हो तो पे कर रहे हो अगर अप टू 50,000 तो टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है। ठीक है, क्लियर है? चलो लास्ट पॉइंट देखो, इन केस ऑफ बैंक
फॉलोइंग CBS सॉफ्टवेयर, वो कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर होता है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन सॉफ्टवेयर, जो आजकल सारे बैंक्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उसमें क्या होता है कि वो डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट का प्रोविजन क्रिएट करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब वो प्रोविजन क्रिएट कर रहा है सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर के अंदर का सिस्टम है। ठीक है, तो प्रोविजन क्रिएट करते टाइम आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है जब एक्चुअल में अमाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तभी आपको क्या करना है ना, एक डेट फिक्स कर की होती है बैंक में कि इस डेट को आप इंटरेस्ट क्या करोगे, ड्यू करोगे। वो हर मंथ थोड़ी ना आपके अकाउंट में ड्यू करते हैं या पे करते हैं, है ना। तुमने नोटिस किया होगा कि क्वार्टरली कुछ बैंक्स आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करते हैं, कुछ में हाफ एलीज होता है ना, या ईयरली होता है। तो एक्चुअल जो डेट उन्होंने फिक्स की हुई है कि इस डेट पर वो ड्यू करेंगे इंटरेस्ट या पे करेंगे, उन्हीं डेट्स पर आपको क्या करना है, टीडीएस काटना है ना। वो प्रोविजनिंग जो हो रही है इंटरेस्ट की, उस पर कोई टीडीएस नहीं करना। ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सीबीडीटी की सर्कुलर से आया है। ठीक है, एक हाँ, बैंक वाइज देखना है, ब्रांच वाइज नहीं देखना है। इसका मतलब ये है कि एसबीआई ने आपको, मान लो एसबीआई देखा, एसबीआई ने आपकी 4 ब्रांचेस में अकाउंट है, टोटल देखना पड़ेगा एसबीआई ने कितना दिया। ठीक है, ब्रांच वाइज नहीं कि शक्ति नगर ब्रांच ने इतना दिया, शास्त्री नगर ब्रांच ने इतना दिया, कमला नेहरू ब्रांच ने इतना दिया, वो नहीं देखेंगे। एग्रीगेट देखेंगे एसबीआई ने कितना आपको इंटरेस्ट दिया। एक सेकंड में नोट खोल रहा हूँ। चलो देखें, नेक्स्ट वाला देखें, क्या है नेक्स्ट, विनिंग फ्रॉम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल और कार्ड गेम और any other gambling, betting of any form of or nature. ठीक है, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 इन द फाइनेंशियल ईयर, 10,000 से ज्यादा की बिनिंग होगी तो टीडीएस काटना है ना। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम ऑन सच विनिंग, और विनिंग का जो रेट है ना बेटा 30%, उसी रेट से टीडीएस कट जाएगा, है ना। और यहाँ पर एनी पर्सन लिखा है, एनी पर्सन, रेसिडेंट भी नहीं लिखा है। ठीक है, कब काटना है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। 194 बीबी भी यही है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, एग्रीगेट विनिंग कितनी है, 10,000 इन फाइनेंशियल ईयर, है ना। यहाँ पर वो जो बुक मार्कर होता है, वो जो बुकिंग करता है रेस की, ठीक है, और पर्सन होल्डिंग लाइसेंस फॉर हॉर्स रेस और फॉर अरेंजिंग द वेजरिंग और बेटिंग इन एनी, मतलब जो रेस करवा रहा है। ठीक है, एनी पर्सन को पैसे मिल रहे हैं, टीडीएस कटेगा 30% के रेट से एट द टाइम ऑफ पेमेंट।
क्लियर है? TDS required to be deducted only at the time of payment, not due or credit basis. ऐसा कुछ नहीं है ना? 10,000 से ज्यादा की बिनिंग होगी तो ही TDS काटना है. If the winning is wholly in kind or it is partly in kind and partly in cash, the cash balance is not sufficient enough to meet the TDS liability, then payer shall release the price only after ensuring the tax on such winning is paid to government. मतलब मान लो आप कार जीते, ठीक है, आप कार जीते, अब कार तो इन काइंड है, उसमें से TDS कैसे कटेगा बेटा, है ना? ऐसे एक टायर निकाल के गवर्नमेंट को दे देंगे, ठीक है? तो आपसे बोला जाएगा कि पहले आप TDS का अमाउंट पे करो, ठीक है, तब आपको कार मिलेगी. आप TDS का अमाउंट पे नहीं करोगे, आपको कार नहीं मिलेगी. समझ में आया? है ना? बहुत सारे लोगों को ऐसा धोखाधड़ी लगता है कि अरे यार एक तो हम जीत गए, मान लो लॉटरी लगी, हम जीत गए और सामने वाला बोल रहा है कि पैसे पे करो, तो हमको लगता है स्कैम है, हमसे पैसे लेगा, भाग जाएगा. पर नहीं बेटा, ऐसा एक्चुअली में भी हो सकता है कि वो TDS के पैसे मांग रहा हो, क्योंकि वो इन काइंड के गिफ्ट्स या जो भी आप जीते हो प्राइजेस, वो रिलीज ही नहीं कर सकता अगर आपने TDS का अमाउंट पे नहीं किया. ठीक है, समझ में आया? हाँ, 30% निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ कार का, और वो आपको पे करना पड़ेगा पहले, फिर जाकर आपको कार मिल पाएगी. ठीक है, इन क्या मतलब मनी में आपको पे करना पड़ेगा. In case where the bookmaker paying the winning credit such winning or debit the losses of, ये एक सेकंड देखना पड़ेगा. प्योंटर वो होता है जो गैम्बलिंग, the person who gambles, plays a bet or makes a risky investment, मतलब जो बेटिंग करता है, सट्टा, हाँ, has to deduct TDS at the rate 30% on winning before set off of losses. जो भी रिस्क उठाया उसके जो लॉसेस हुए, उस लॉसेस को सेट ऑफ नहीं करना है बेटा, मतलब ग्रॉस विनिंग अमाउंट पे क्या करना है, TDS काटना है. और TDS काटने के बाद जो नेट अमाउंट है वो आपको क्या करना है, पे करना है. ठीक है, हाँ, TDS गवर्नमेंट को ग्रॉस विनिंग पर चाहिए. ठीक है, चलो अब ये वाला सेक्शन थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ना. यहाँ क्या बोल रहे हैं, 194BA विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, है ना, on the net winning in a person's user account as computed in prescribed manner. ठीक है, यहाँ देखो नीचे प्रिस्क्राइब्ड मैनर दिया हुआ है नेट विनिंग कैलकुलेट करने का, दिया हुआ है A+B करना है -B+C करना है. ठीक है, देख लो पहले, वही देख लो कैसे कैलकुलेट करना है, एक एग्जांपल भी नीचे डाला होगा, देखो. ए क्या है, एग्रीगेट अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम यूजर अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द यूजर अकाउंट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, और बी क्या है, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट्स मेड इन यूजर अकाउंट बाय द 80 ड्यूरिंग द, तुम लोग ने अगर ऑनलाइन गेम्स देखे होंगे, क्या खेला है, MPL,
कौन सा? चलो इसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, ठीक है। उसमें जो आप पैसे डाल रहे हो ना, वो माइनस करने को वो बोल रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो बी इज आपने जितना डाला, एंड सी इज ओपनिंग बैलेंस जो आपके अकाउंट में पहले था, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस में तो पिछले साल ही लग गया होगा। ठीक है, तो जितना आपके अकाउंट में इस साल आया प्लस जो क्लोजिंग बैलेंस बचा, उसमें से वो डिडक्ट कर दो जो आपने खुद से डाला था उस अकाउंट में। ठीक है ना? जैसे एमपीएल या ड्रीम 11 में भी आप पैसे डालते हो, ठीक है, फिर आप उसमें से सट्टा लगाते हो, ड्रीम बनाते हो मतलब ठीक है, फिर आप जीतते हो, फिर वो पैसे आते हैं आपके अकाउंट में। ठीक है, फिर आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। क्लियर है? ठीक है, तो जितना आपने विड्रॉ किया प्लस क्लोजिंग बैलेंस, है ना? और इतने चोर लोग हैं वो लोग कि आप कुछ टाइम, हाँ सही में, कुछ टाइम तक आप विड्रॉ नहीं करो तो वो बोलते हैं कि अब वो विड्रॉ नहीं हो सकता। मैंने एमपीएल में पैसे डाल के रखे हुए थे, फिर मैं भूल गई, 300 रुपए कुछ डले हुए थे, फिर वो गायब भी हो गए उससे। मैं बोला कि अब बहुत मतलब लिमिट क्रॉस हो गई है, आप अब विड्रॉ नहीं कर सकते। वो उनकी जेब पे चले गए पैसे। क्या? कुछ नहीं कर सकते ठीक है, समझ में आया कैसे कैलकुलेट करेंगे? इससे एग्जाम्पल भी देख लो। है ना? माई 11 सर्कल ऐप में ये गेम खेलता है। ओपनिंग बैलेंस था बेटा 60,000, अमाउंट डिपॉजिटेड in user account is 1,50,000, amount withdrawn from user account is 3,37,000 और क्लोजिंग बैलेंस था 72। तो पहले अमाउंट विड्रॉन प्लस क्लोजिंग बैलेंस कर लो, उसमें से दो अमाउंट्स माइनस कर लो, 1,50,000 और 60,000 माइनस कर दो, कितना बचा? उस पे 30% का क्या कट जाएगा? TDS। हाँ, समझ गए? पेयर पे ही देख लो, और ये आखिरी वाले में टाइम ऑफ डिडक्शन देख लेते हैं एक बार। Any person responsible for paying income by way of such winning from any online games, right? किसी भी पर्सन को मिल रहा है तो टीडीएस कटेगा। कब कटेगा? एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इन केस देयर is withdrawal from user's account during the financial year, tax would be deducted at the time of such withdrawal on net winning comprised in such withdrawal। मतलब उस विड्रॉल में जितना विनिंग का अमाउंट था, हो सकता है उसने खुद के डिपॉजिटेड अमाउंट को ही विड्रॉ किया हो, तो वो ही अपन फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें नेट विनिंग का जो अमाउंट है उस पे टीडीएस काटेंगे। ठीक है, इन एडिशन टैक्स would also be deducted on the remaining amount of the net winning in the user account as computed in मतलब क्लोजिंग बैलेंस जो बच गया, जो उसने विड्रॉ नहीं किया, उस पर भी तो टीडीएस कट रहा है ना। तो विड्रॉल पर जो विनिंग का अमाउंट है उस पर टीडीएस कट रहा है, क्लोजिंग बैलेंस पे भी टीडीएस कट रहा है। क्लियर हो गया? चलो, अभी सी नहीं पढ़ेंगे, सी बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सी कल पढ़ लेंगे। ठीक है, ब्रेक ले लो, फिर अपन अकाउंट्स करें।